आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जयंती पर्व चल रहा है और इस जयंती पर्व के इस मौके पर, इस अवसर पर हम आपके पास कई अलग अलग शख्सियतों से आपकी भेंट करवा रहे हैं। उनकी समझ, उनके विचार, उनकी जो जीवन शैली है उसे आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आज हमारे साथ है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाविद्यालय दीक्षा भूमि नागपुर के बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सुभाष सोमकुंवर सर। डॉक्टर सुभाष सोमकुंवर सर का उनके बॉटनिकल सब्जेक्ट के साथ तो एक बड़ा अच्छा अध्ययन चलता है। बेसिकली वे एक वैज्ञानिक हैं और बॉटनिकल साइंस में कंटिन्यू रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन उनका एक सोशल साइंस का भी रिसर्च होता है और इस सोशल साइंस के रिसर्च को आपके पास पहुंचाएंगे। जैसे वे बॉटनी की भौतिकी, उसका रसायन, उसकी ऊर्जा, उसके जो औषधीय तत्व है, इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। उसे अपने छात्र छात्राओं को सिखाते समझाते भी है, लेकिन जो सोशल साइंस है उसका भी भौतिकी, उसका भी रसायन, उसकी भी ऊर्जा और उसका जो स्वास्थ्यवर्धक मूल्य है, वो मूल्य आप तक पहुंचाने का ये प्रयास है। तो आइए सीधे हम लोग बातचीत करते हैं डॉक्टर सुभाष सोमकुंवर सर से। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो आपको बधाइयां देते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का ये पर्व है, इस पर्व पर आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और आपके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपने आपके इस व्यस्ततम समय से थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाला और हमसे बातचीत करने के लिए आप तैयार हुए। तो बातचीत हम यहीं से शुरू करना चाहते हैं। हम भी आवाज इंडिया टीवी का इस जयंती महोत्सव पर्व के लिए एक आपने जो अच्छा उपक्रम लिया है हाथ में, उसके लिए आपको भी हम तहे दिल से मनोकामना देते हैं। हमारे भी इस मंच पर आपका बहुत स्वागत और ये मंच आप ही का मंच है। हम बात यहीं से शुरू करना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, लोग उन्हें सोशल रिफॉर्मर कहते हैं, लोग उन्हें एक एमांसिपेटर के रूप में जानते हैं, लोग उन्हें बोधिसत्वा भी कहते हैं, लोग उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहते हैं। वे एक अच्छे पत्रकार रहे, एक अच्छे संपादक रहे, उनके एक अच्छे लॉयर भी रहे, वे एक अच्छे लेखक हैं। लेकिन आप एक बॉटनिकल साइंस के रिसर्चर के रूप में यदि आप बाबा साहेब की ओर देखते हैं तो किस रूप में देखते हैं? मैं बाबा साहब को एक ग्रेटेस्ट रिसर्च स्कॉलर, यानी दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च स्कॉलर के रूप में देखता हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। तो बाबा साहब का जो ओवरऑल लाइफ में यानी जितना भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है बाबा साहब के बारे में, तो उन्होंने उनका जो रिसर्च, लॉजिकल जो रिसर्च है, सोशल रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च भी है और अलग अलग पहलू में मैं बाबा साहब को देखता हूँ। लेकिन मेरा जो फील्ड है वो साइंटिफिक रिसर्च से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बाबा साहब को मैं एक फिलोसोफर, रिसर्चर और एक वैज्ञानिक सिंबल मतलब के रूप में मैं देखता हूँ। एक ऐसे वैज्ञानिक जो साइंटिफिक वे जो होता है किसी भी समस्या को समझने का, बाबा साहेब के लेखन में ये बात दिखाई देती है, उनके भाषणों में ये बात दिखाई देती है। यदि हम इसे उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो बाबा साहेब की किस चीज़ को आप कहते हैं कि वे साइंटिफिक वे से चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, फिर अपना ऑब्जर्वेशन रखते हैं, फिर उसका फाइंडिंग करते हैं, फिर उसके कॉन्क्लूडिंग पर जाते हैं, फिर उसका एक मैसेज होता है। तो कैसा आप समझेंगे इसे? बाबा साहब को ऐसे ने, बाबा साहब एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसी थ्योरी दी भारत को कि करोड़ों लोगों को, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी और तमाम महिलाओं को एक ऐसी डॉक्ट्रिन ऑफ फिलॉसफी दी, एक ऐसी थ्योरी दी जिसके कारण उनका सोशियो इकोनॉमिक और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ने के लिए इस देश में प्रोत्साहन मिला, एक ऊर्जा मिली और नए नए एवेन्यूज ओपन हुए। एक इनोवेटिव एक प्रकार के हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्लेटफॉर्म खड़े हुए जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच गया है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के माध्यम से अभी भी करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाना है। जो बाबा साहब के जो वैज्ञानिक विचार थे, जो बाबा साहब ने जो एक इस आधुनिक भारत के निर्माण में जो रिसर्च किया है,
जैसे कि आप इकोनॉमिक तौर पे देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज के माध्यम से उन्होंने इकोनॉमिकल रिसर्च किया है जी। उन्होंने और जिसका परिणाम हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में देखते हैं। तो ऐसे ही संविधानिक जो उन्होंने, जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जब चेयरमैन थे, तो उन्होंने जो संविधान के जो स्ट्रक्चर खड़े किए, जो पिलर खड़े किए, उनमें उन्होंने बड़े बड़े IITs हो, NITs हो, या उच्च शिक्षा को सबसे बड़ा आधार माना था। और उसी के तहत उन्होंने जो उनके जो रिसर्च स्कॉलर और फॉरेन में पढ़ने के लिए जो भेजे थे, तो बाबा साहब को एक रिसर्च स्कॉलर के एक मॉडल रिसर्चर। लेकिन क्या इस बात को आप थोड़ा सा विश्लेषित कर पाएंगे कि बाबा साहेब इस बात को ऐसा क्यों बड़े आग्रही रूप में कहते हैं कि उच्च शिक्षा की ओर जाना होगा? क्योंकि शिक्षित बनो, ये उनका एक बड़ा कोटेशन भी फेमस है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये उनके जो कोट्स आते हैं, यदि हम इसे इस दृष्टि में भी समझना चाहें कि आप जैसा कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा की ओर बाबा साहेब ने बहुत प्रेरित किया लोगों को, तो क्या इसके पीछे की कोई खास वजह है, आप मानते हैं? क्योंकि प्राइमरी और माध्यमिक एजुकेशन सेक्टर में हम देखते हैं कि रिसर्च नहीं होता है। उच्च शिक्षा में मतलब उसमें शोध ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शोध, हर एक समाज का शोध, एक आधे निसर्ग में एनवायरमेंटल साइंस का शोध, अभी जो चल रहा है, अगर आज बाबा साहब रहते तो वो क्लाइमेट चेंज पे शोध करते कि पूरी दुनिया को, इस पृथ्वी को किस तरह से ये जो ग्लोबल क्लाइमेटीज हो रही है, इससे बचाया जा सके। जैसे उन्होंने दामोदर वैली का पूरा प्रकल्प डिजाइन किया था। हाँ, ये उस वक्त की जरूरत थी। हाँ, तो आज की जो जरूरत है, जैसे एनर्जी सेक्टर की जरूरत है, हेल्थ सेक्टर, यानी जो टॉप प्रायोरिटी ग्लोबल 21st सेंचुरी में जो टॉप एजेंडा अभी जो देख रहे हैं जी, जैसे कि एनर्जी है, हेल्थ है और एनवायरमेंट, ये टॉप प्रायोरिटी बन चुके हैं। आज अगर बाबा साहब रहते तो हमारे युवाओं को वो प्रेरित करते, प्रोत्साहित करते कि इस तीनों सेक्टर में सबसे टॉप का रिसर्च करे और दुनिया को ऐसा मॉडल पेश करे जो इस दुनिया को इस क्राइसिस से बाहर निकाल सके। तो ये आज की रिक्वायरमेंट, आज के युवाओं के लिए बाबा साहब अगर आज रहते तो वो ये मैसेज देते, ऐसा मेरा मानना है। तो बाबा साहब एक बहुत बड़े, हम जहां रहते हैं उस धरती को हम कैसे बचाएं, तो बाबा साहब के विचार यूनिवर्सल थे। जैसे कि मैं ये भी मानता हूं कि बाबा साहब आधुनिक बुद्ध थे। तो बुद्ध के जो यूनिवर्सल थॉट थे, जो साइंटिफिक थॉट थे, यानी परिणाम है तो कारण है जी। तो ये साइंस है। साइंस यानी कोई भी थ्योरी कि किसी चीज का इफेक्ट होता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे एक कॉज होता है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है। तो बाबा साहब भी उसी प्रकार के आधुनिक भारत के बुद्ध थे। उन्होंने उनकी भी एक वैज्ञानिक सोच थी, वैश्विक सोच थी, और वो तमाम सिर्फ भारतीय लोगों के ही वो आधुनिक भारत के शिल्पकार नहीं थे या आर्किटेक्ट नहीं थे, तो वो पूरे दुनिया के लिए एक ऐसा मानवतावादी, वैज्ञानिकवादी विचार के एक महासागर थे जो पूरे दुनिया को समानता, न्याय और एक बंधुभाव के माध्यम से इस यूनिवर्स को वो बचाना चाहते थे। ये उनका सॉल्यूशन था। ये उसका सॉल्यूशन। लोग फ्रेटर्निटी का प्रैक्टिस करें, लोग ब्रदरहुड का प्रैक्टिस करें और एक बेहतर जीवन को अपनाएं और एक अच्छा संसार बनाएं, ये वो सोचते थे। यदि डॉक्टर साहब हम आपसे ये समझना चाहें एक बॉटनी के रिसर्चर के रूप में, तो बाबा साहेब की ये जो जयंती है, बाबा साहेब का जो जयंती पर्व है, इस पर्व को लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। हर एक की जैसी जैसी भावना है, लोग वैसे वैसे उसे बनाते हैं। अगर हम एक रिसर्चर के रूप में, एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में, एक ऐसे प्रोफेसर के रूप में कि जो वनस्पति शास्त्र को बड़ी गहराई से समझता है, तो वो अगर इस समय जयंती को कैसे मनाए, तो इसका मॉड्यूल आप कैसा खींचेंगे? मैं तो आज के जो लेक्चरर, प्रोफेसर और टीचर से वही आह्वान करना चाहूंगा कि बाबा साहब को इस जयंती को उन्होंने कम से कम झुग्गी झोपड़ियों में जो हमारे समाज के जो दबे कुचले जो बच्चे जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, आज की जो हालात है वो कि शासकीय एजुकेशन है, जो स्कूलें है वो बड़े पैमाने पे वहाँ पे टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं है, तो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन ना उनको बराबर माल न्यूट्रिशन है, ना उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही उनके पास कुछ साधन संसाधन है जिसके वजह से वो बुक या फिर राइटिंग मटेरियल या जो भी वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के तरफ जाके
एटलीस्ट उन्होंने एक एक घंटा देना चाहिए, उनका इंटेलेक्ट देना चाहिए, उनका टैलेंट देना चाहिए, उनका स्किल देना चाहिए समाज के बच्चों को इकट्ठा करके। और उन्हें ऐसे बच्चों को आज के जो विपरीत स्थिति से हम जो गुजर रहे हैं जिस प्राइवेटाइजेशन के दौर में, तो उनको 10-10 बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए। और वो किस तरह से IITs, NITs, ICAR, ICMR, CSIR या जो भी तमाम प्रकार जो ग्लोबल लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है, नेट है, जाम है, JNU है, ऐसे बड़े बड़े जो तमाम हायर एजुकेशन में जो एग्जाम्स है उसमें हमारे बच्चे जाना चाहिए। ये अगर वो दायित्व उठाते हैं तो एज ए होल समाज का डेवलपमेंट होगा। और जो बाबा साहब का जो आपको लगता है कि ये हायर एजुकेशन में हमारा परसेंटेज बढ़े, इससे हम ये इस माध्यम से ये इनिशिएटिव से हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, तो बाबा साहब सही में वो उनका जो ख्वाब है वो पूरा करने में हम थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूट। आपको क्या लगता है कि ये काम इंडिविजुअल स्तर पर किया जाएगा या फिर ये ग्रुप्स में किया जाए? इस काम को हम सर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल में भी कर सकते हैं या फिर संगठित रूप से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वयं कैसे करना पसंद करते हैं? मैं सर संगठित रूप से ये करना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमारा जो इंडिया क्या ये काम चल रहा है? हाँ सर, ये काम चल रहा है। इंडियन इंडिजिनस सोसाइटी फॉर साइंसेस और सोशल साइंस नामक एक संगठन की स्थापना हमने संविधान 74th संविधान दिन के उपलक्ष्य में, जो रिपब्लिक इंडिया का जो संविधान दिन है 26 नवंबर को जो मनाया जाता है हर साल, तो नागपुर में इस साइंटिफिक विंग की स्थापना हुई थी। आवाज इंडिया में भी उसका एक वीडियो है। तो इस विंग के माध्यम से किस प्रकार की ग्लोबल फेलोशिप, स्कॉलरशिप या क्या क्या प्लेटफॉर्म, ग्लोबल एवेन्यूज अवेलेबल है हमारे बच्चों के लिए, जो अभी तक हमारे बच्चे शिक्षा, हायर एजुकेशन के बारे में उतने अवेयर नहीं है। 5%, 10% लोग आज भी हमारे जो हायर एजुकेशन में गए हैं वो दुनिया के टॉप के नोबेल लॉरेट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे झुग्गी झोपड़ियों में या फिर जो शासकीय विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास वो जानकारी नहीं है कि हमारे समाज के प्रोफेसर्स अपने लेवल पर ये काम कर सकते हैं। तो प्रोफेसर ये जो गैप इसको फिल कर सकते हैं, इसको जो एक प्रकार का जो एक हमारे ही समाज के जो बहुत बड़े ऊपर जा चुके हैं, बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर बन चुके हैं, नोबेल लॉरेट के लैब में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इनोवेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को हैंडल कर रहे हैं, और वही समाज के जो बच्चे जो उनको पता ही नहीं है कि हम दुनिया में जाके ये सब चीजें हैंडल कर सकते हैं, हम भी एक बहुत बड़े टॉप के रिसर्चर बन सकते हैं, हम पेपर पब्लिश कर सकते हैं, हम पेटेंट ले सकते हैं, हम ये टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए या फिर सोसाइटी के उत्थान के लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो गैप प्रोफेसर फील कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर अपडेटेड रहते हैं, वो पढ़ाई करते रहते हैं निरंतर, उनको फेलोशिप या ग्लोबल लेवल पे जो भी एफर्ट्स लिए जाते हैं इंटरनेशनल फेलोशिप के माध्यम से या फिर फंडिंग के माध्यम से उनको जानकारी रहती है। तो ये अगर ऐसा करते हैं तो एक प्रोफेसर ने 2 बच्चों को भी फॉरेन में भेजा तो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। और इस तरह से ये एफर्ट्स इंडिविजुअल लेवल भी लेवल में वो कर सकते हैं। फिर वो जो आरोप आता है, लोग जो भाषणों में कहते रहते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया वाली बात, तो वो बात नहीं आएगी, ये बात यहाँ से फुलफिल हो जाएगी। हाँ, तो जो पढ़े लिखे लोग अगर इनिशिएटिव्स लेते हैं तो ये काम आगे बढ़ेगा और वो जो आरोप है वो पीछे छूट जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा सर। बाबा साहब का जो बाबा साहब ने ये जो गंभीर आरोप इंटेलेक्चुअल लोगों पे लगाया था, जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट लोग थे, जिन्होंने जो बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके अंग्रेजों से इतना जो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो फंडिंग दिया था, उसका पूरे फंडिंग का उन्होंने उपयोग बच्चों बहुजन समाज के जो सिलेक्टेड बच्चों को उन्होंने फॉरेन में भेजा था। तो उनके ऊपर एक दायित्व था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो 17 या 18 बच्चे गए तो वो हजारों बच्चों को वहां पे प्लेटफॉर्म खड़ा करके देंगे, उन्होंने नहीं किया। इसके कारण उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया था इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों पे। लेकिन अभी इसको सुधारा जा सकता है। इसको अभी एक अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में हम देखा जाना चाहिए, एक चैलेंज के रूप में देखना चाहिए कि बाबा साहब, हम उस डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट लोग नहीं है, हम ऑनेस्ट लोग हैं और आपका जो ख्वाब है वो पूरा करना चाहते हैं। तो ये भी एक जयंती
पर्व मनाने का एक बहुत बड़ा आपका बहुत ज्यादा समय युवाओं के साथ जाता है, छात्र छात्राओं के साथ जाता है। आपको क्या लगता है कि छात्र छात्राओं में इन सब चीजों को स्वीकारने के लिए कितना स्पार्क देखते हैं आप? हमारे हमारे अभी हम टीचिंग लर्निंग में, और जो हमारे बीएससी एमएससी के जो स्टूडेंट है उनमें फॉरेन में जाने के लिए काफी उत्साह है। वो वही उनमें उनको लगता है कि सर हम रिसोर्सेस के कारण जा नहीं पा रहे हैं। वो भी ऑक्सफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन वो जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो जाना चाहते हैं, जैसे हार्वर्ड में जाना चाहते हैं, विल्किंसन आने बहुत बड़े जो दुनिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, जो कि आपको पता है कि भारत में पूरा 200 में एक भी यूनिवर्सिटीज भारत में नहीं है। तो अभी टीचर इतने ही, वो स्टूडेंट भी अपडेटेड है। तो वो भी बाबा साहब जिस तरह से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, कैम्ब्रिज में उन्होंने पढ़ाई की, तो वैसे ही बाबा साहब के जैसे ही हमारे स्टूडेंट जाना चाहते हैं। बस उनको वो कैसे जाए इसकी जानकारी के अभाव के कारण वो जा नहीं रहे। अगर ये जानकारी अगर हम प्रोफेसर लोग एक शिविर के माध्यम से या प्रबोधनात्मक ऐसे सीरीज के माध्यम से अगर दे और उनको फेलोशिप की जानकारी दे, तो डेफिनेटली हमारा जो फॉरेन में एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेने का और रिसर्च करने का जो तबका है वो जरूर बढ़ेगा, और एक आइडियल सोसाइटी के रूप में हम उभरेंगे आने वाले दिनों में। ये अगर हम प्रोफेसर लोग इनिशिएटिव लेते हैं तो। जी चलिए, इस बातचीत को हम पूरा करना चाहेंगे, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी भी आपसे लेंगे कि बाबा साहेब जैसा सोचते हैं कि भाई केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से काम नहीं चलेगा, यह सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी ये उनका एक बड़ा ध्येय रहा है। आप आपके बॉटनिकल रिसर्च में भी इन चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि चीजों की भौतिकी उसमें समानता आ जाए, चीजों का रसायन उसमें समानता मिले, उसकी ऊर्जा में समानता मिले, ताकि बॉटनिकल जो जितने भी पौधे हैं ये सारे पौधे ठीक तरीके से विकसित हो। आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब का ये जो स्वप्न है एक आर्थिक और सामाजिक समानता का, इस स्वप्न को पूरा कैसे किया जाए? ये इसमें क्या वो टूल्स हो सकते हैं, क्या वो इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, किन किन लोगों की पहल हो सकती है? सरकार तो इसकी ओर पहल करे, ये तो पहली बात है, लेकिन क्या सोसाइटी से भी इसकी ओर कोई पहल हो सकती है? मुझे तो लगता नहीं है। इस दौर में तो ये सब उल्टा जा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के युग में जो इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कहना, यानी सरकार पर निर्भर रहना, ये तो मैं नहीं मान सकता। इस उद्देश्य को अगर हमें सफल बनाना है तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल जो क्लास है उसको ऑर्गेनाइज करके, संगठित करके, जो ग्लोबल लेवल पे जो रिसर्च है, उनके जो आइडियाज है, इनोवेशन है, उसका पेटेंटिंग है या फिर उसका जो रॉयल्टी है लेके, यानी आज देखो तो आज के दौर में आइडिया पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। आज का जो दौर है वो इनोवेशन का दौर है, आज का जो दौर है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का दौर है। और ऐसे दौर में मतलब हम ये जो प्राइवेटाइजेशन भी है, तो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जिनको हमारे 60% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को आज भी पूरी तरह से एक बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है, एक पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, माल न्यूट्रिशन है, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है, एनीमिक पेशेंट है। तो ऐसे स्थिति में ये जो इक्वालिटी की हम जो बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक, अभी तो हम सोशल इक्वालिटी पे भी पहुंचे नहीं है। और बाबा साहब तो हमें ये जो ग्लोबल आइडियाज है, इन आइडियाज को भी अपने साथ काम में लेना होगा। हाँ, ग्लोबल आइडियाज को भी रोल आउट करना पड़ेगा, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो रिसर्चर है, उनकी सहायता से ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कोई इनोवेशन करना पड़ेगा जो सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक उत्थान हो जाए हमारे सोसाइटी का, और साथों साथ पूरे भारत देश का, सभी लोगों का। तो ये एक माध्यम हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर हमारे लोगों ने ऑर्गेनाइज आना चाहिए, और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पातळी पे IITs, MITs, CICR, ICMR में जो काम कर रहे हैं, वो जो वैज्ञानिकों ने अगर ये ठान लिया कि हम हमारे बच्चों को एक एडॉप्ट करेंगे या फिर ऐसा कुछ इनिशिएटिव पहल करेंगे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस के माध्यम से हेल्प हो, या टाइम के माध्यम से, या जो भी कुछ वो पहल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो वो जो माल न्यूट्रिश बच्चे हैं वो भी
वो सामने आके हो सकता है वो भी ग्लोबल और- लेवल पे और- बहुत बड़ा इनोवेशन कर दे, और एक जो बाबा साहब का जो मॉडल है सोशल और इकोनॉमिक इक्वेलिटी के लिए वो वो काम मॉडल एक करे, बेहतर तरीके से खड़ा हो जाए। खड़ा हो सकता है। ये बाबा साहेब की जयंती का पर्व है। इस पर्व पर हमारे दर्शकों के लिए, बहुत सारे युवा दर्शक आपको सुन रहे हैं इस समय, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश हो आपकी ओर से तो क्या होगा? मैं युवाओं से यही अपील करना चाहता हूं कि आज की जो स्थिति है, ये साइंस को टर्शरी इंपॉर्टेंस मिल रहा है इस भारत देश में। इतना ही नहीं तो जो प्रोफेसर साइंटिस्ट लोगों को जो फेलोशिप है वो नहीं, यानी वो उनके प्रमाण में उनके रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से नहीं मिल पा रही है, ना ही उनको प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, एक पर्टिकुलर तबके को ही रिसर्च प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं। दूसरा है जो ग्रांट होना चाहिए हायर एजुकेशन में, जो एक बाबा साहब ने जो संविधान में जो अंतर्भूत किया है कि जो फेलोशिप है वो भी कम कर दी है। ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर में बढ़ावा नहीं मिल रहा है। ऐसे स्थिति में बाबा साहब ने जिस प्रकार से फंडिंग रिसोर्सेस अवेलेबल किए थे, वो सयाजीराव गायकवाड़ साहब हो या फिर शाहू महाराज हो, ऐसे डोनर हमारे समाज में ढूंढना चाहिए और ऐसे विपरीत स्थिति से भी मार्ग निकाल के हम भी बाबा साहब के विचारों को आदर्श मान के हम भी शौक और ये जो दिखावा छोड़ के, जैसे बाबा साहब ने पाव खा के स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई की और फंडिंग ना होते हुए भी जो हमारे जो सयाजीराव गायकवाड़ हो या शाहू महाराज जी से फंडिंग उपलब्ध करवाई थी, तो ऐसा एक उनके तरफ एक रोल मॉडल देख के ऐसे डोनर ढूंढना चाहिए और वो हमारे समाज में वो जरूर है, और अपने आप को आगे बढ़ाना, और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज की स्थिति में फिर से जो अभी परिवर्तन की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है, और समाज को जो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बड़े खाई में उसको खाई में डालने का काम कर रहे हैं कुछ विषमतावादी, कुछ मनुवादी सिस्टम के जो लोग हैं। तो ऐसे जो क्या बोल सकते कि वो खाई से यूथ को ऊपर उठना चाहिए और विपरीत स्थिति में ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अगर हम बाबा साहब भी विपरीत स्थिति में ही उनका जड़न घड़न या उनकी लाइफ और ग्लोरीफाइड होते गई और वो ऊर्जावान होते गए, और उन्होंने संघर्ष करते करते एक ऐसा भारत का निर्माण कर दिया कि आज भी हम उसके, जैसे कि मेरे पिताजी फार्मर थे, एक अल्पभूधारक थे, या फिर हम बोल सकते लेबर थे, तो उन्होंने मुझे प्रोफेसर बनाया। आज मेरे सामने समस्या है प्राइवेटाइजेशन की, मैं मेरे बेटे को क्या बनाऊंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं निरंतर संघर्ष में रहूंगा, और मैं मेरे सिर्फ बेटों को ही नहीं तो आने वाले जितने भी झुग्गी झोपड़ियों के जो भी मेरे एरिया के हो या मेरे गांव के हो, उनको ऐसे विपरीत स्थिति में किस तरह से बाबा साहब एक रोल मॉडल हो सकते हैं और किस तरह से समाज का उत्थान हो सकता है, ये मैं ऐसा ही प्रयास यूथ लोगों ने करना चाहिए। निराशावादी होने से कुछ होने वाला नहीं है, आशावादी, परिवर्तनवादी और सबसे ज्यादा अम्बेडकराइट्स होने की जरूरत है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बात को सुना होगा कि अम्बेडकरवादी हूं तो निराश नहीं हूं और संघर्ष पर विश्वास है, और मैं हार मानने वाला भी नहीं हूं। हम बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष सोमकर सर से, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाविद्यालय दीक्षा भूमि नागपुर के बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में उनका अपना एक रिसर्च है और बॉटनी के क्षेत्र में भी रिसर्च है, और उनके जो रिसर्च के जो मूल्य होते हैं, उन्हीं मूल्यों के साथ अभी हम जुड़े हुए थे। यहाँ रुकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।